नमस्कार। सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। लोकसभा चुनाव के नतीजों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। यूपी में बीजेपी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन पार्टी महज 33 सीटों पर सिमट गई, जबकि समाजवादी पार्टी ने 36 और कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें हासिल की है। यहाँ 26 मौजूदा बीजेपी सांसदों में से आधे से ज़्यादा तो अपनी सीटें हार गए और जिन 16 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए उनमें से 5 सीटें बीजेपी ने खो दी। बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो बीजेपी ने अवध क्षेत्र की 17 में से 15 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, मगर अभी के आम चुनाव में महज 7 सीटें हासिल कर सकी, जिनमें लखनऊ, उन्नाव, केसरगंज, बहराइच, गोंडा, मिश्रिख और हरदोई है। अब प्रत्याशियों की हार के बाद बीजेपी ने कड़े फैसले लेने का निर्णय लिया है। सभी जिलों से बूथवार हुए भीतरघातियों की रिपोर्ट पूरे प्रदेश मुख्यालय ने तलब की है, जिनमें जिलाध्यक्ष से लेकर विधायकों, एमएलसी और बूथ अध्यक्षों की शिकायत की गई है। इसके आधार पर जल्दी 10 से ज़्यादा जिला और महानगर अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। साथ ही प्रदेश की टीम में भी व्यापक बदलाव किए जा सकते हैं। ऐसे में चूक कहाँ हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इन सभी मसलों पर पार्टी ने समीक्षा शुरू की है। खबर है कि बीजेपी आला कमान ने सीएम योगी और पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी लेने के निर्देश दिए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जल्दी योगी कैबिनेट में बदलाव होगा और परफॉर्मेंस देखने के बाद कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और कईयों को हटाया जा सकता है। 15 जून के बाद इस पर कवायद शुरू होगी। तो इसी पर हम बात करेंगे। प्रवक्ता हैं बालकृष्ण पांडे बीजेपी के, अशोक तिवारी सपा से प्रवक्ता हैं, राजेंद्र सागर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ पत्रकार नीरज महर हैं। तो सबसे पहले नीरज जी, आप ही के पास काफ़ी सारी समीक्षा हो रही है, काफ़ी सारे कारण बताए जा रहे हैं, हर एक का अपना तर्क है, पक्ष में भी विपक्ष में भी। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस राम मंदिर पे लहर पे सवार होकर बीजेपी 2 से 302 पे पहुंच गई, 303, और राम मंदिर बनने के बाद वो अयोध्या हार जाती है, राम मंदिर बनने के बाद वो 33 सीटों पे निपट जाती है। नीरज जी, आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही। हेलो जी आ रही, आवाज़ आ रही नीरज जी। देखिए, एक चीज उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ कर दी है एक तस्वीर कि उत्तर प्रदेश की जनता को मोदी जी का भाषण, मोदी जी का शासन और मोदी जी का 5 किलो राशन नहीं स्वीकार किया है। और इससे भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से सबक लेना चाहिए और सीखना। अपने मुद्दों पे वोट मांग रही थी, चाहती थी, और वोट उसने मुद्दों पे ही किया। आपके द्वारा मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान में नींबू निचोड़ देंगे, बिजली, पानी, इन सब चीजों की बात जो की गई उससे कोई मतलब नहीं है। जनता ये चाहती थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश या देश की महंगाई, बेरोजगारी, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, इनकी बात करें, लेकिन उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की, जिसका जीता जागता सबूत हम और आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। निश्चित रूप से जो राजपूत वोट था, जो पहले चरण से ही डिस्टर्ब हुआ था, वो बड़े पैमाने पर 2.5 लाख और 1.5 लाख की संख्या में जिन्होंने मीटिंग की थी, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी उन्हें मनाने में नाकाम रही, जिसका कारण यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल तो ये जो पुरुषोत्तम रूपाला वाला एपिसोड हुआ, ये सारी नाराजगी उसी की थी या कोई और कारण था राजपूतों की नाराजगी का? राजपूतों की जो नाराजगी मनोज आई, वो जनरल बीके सिंह के टिकट काटने के बाद आई, और चूंकि वो चाहते थे कि हमारे समाज को सम्मान नहीं मिला, हमें कहीं तो उत्तर प्रदेश में सम्मान मिलना चाहिए था, ठीक सा। अब वही चीज, ये नाराजगी और ज्यादा उस समय बढ़ गई जब कैसरगंज में मनमाने तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद के आगे झुक गई, हार गई परिवारवाद के सामने, और वहां उन्होंने ब्रजभूषण जी के बेटे को टिकट दिया, करण भूषण जी को। उसके बाद और ज्यादा लोगों में आक्रोश आया कि हम लोग दबाव नहीं बना पाए, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमें कुछ नहीं समझती है। निश्चित रूप से वो एक मैसेज जो था बड़ा लंबा चला, और ऐसा नहीं कि अगर वो उत्तर प्रदेश में ही सिमट गया हो, वो बहुत दूर तक गया और निश्चित रूप से पूरे भारत में एक मैसेज किया। आप देखिए, थोड़ा सा अगर हम 2024 में पीछे जाएंगे, कभी हाल में जो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की वोटिंग हुई, जिसमें राजा भैया ने खुल के भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, और उन्होंने जो है 8 जो विधायक समाजवादी के वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राजा भैया के नेतृत्व में ही जाके क्रॉस वोटिंग की।
वही राजा भैया, केवल क्षत्रिय और राजपूत समाज नाराजगी होने के कारण मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया, जिससे आपकी कई सीटों पे प्रभाव पड़ा। लेकिन जो धनंजय सिंह जो जौनपुर से धनंजय की पत्नी लड़ रही थी चुनाव, उनका टिकट बाद में कटा और उसके बाद धनंजय ने बीजेपी का समर्थन किया, उसका कुछ फायदा हुआ बीजेपी को या नुकसान ही हुआ केवल? नहीं, बिल्कुल नुकसान हुआ। कहाँ फायदा कर, भारतीय जनता पार्टी जौनपुर सीट ही हार गई। फायदा तो जब बाहर तब जा पाता कि जब आप घर पे ही नहीं जिता पाए। दूसरी चीज, सबसे माइनस पॉइंट ये रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लोग थे उत्तर प्रदेश में, जो आयात करके लाए गए, मुख्यमंत्री के न चाहने के बाद भी, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर रहे हों, चाहे वो घोसी से जो चुनाव विधानसभा उपचुनाव हारी थी दारा सिंह जी रहे हों, तो इनको भारतीय जनता पार्टी की में लाने वाले जो लोग थे वो दिल्ली वाले लोग थे। बिल्कुल, और इन सब ने विधानसभा चुनाव के पहले योगी के खिलाफ बहुत कुछ कहा था और छोड़ के गए थे। तो मैं आऊँगा नीरज जी दोबारा आपके पास। हमारे साथ राजेंद्र सागर जी भी जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ अशोक तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। तो सागर जी, आप ही के पास आ रहा हूँ कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा लंबे समय बाद प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में। इस जीत का क्रेडिट किसको देंगे? राहुल गांधी, प्रियंका खड़गे जी के नया नेतृत्व या अखिलेश के साथ जोड़ी? आपकी आवाज नहीं आ रही राजेंद्र जी, आपका मोबाइल अनम्यूट कर लीजिए। राजेंद्र जी, आपका मोबाइल अनम्यूट कर लीजिए। आपका मोबाइल अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही राजेंद्र जी। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे पास सभा प्रवक्ता भी जुड़े हैं, तिवारी जी। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका भी और बहुत बधाई। समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन खबरें ये नहीं आ रही है कि पॉजिटिव वोट मिला है समाजवादी पार्टी को। जितना विश्लेषण हो रहा है, तमाम सारे लोग हैं जो नीरज जी भी कह रहे हैं कि नेगेटिव वोट से आपको इतनी सारी सीटें मिल गई हैं। आप इस जीत का कारण क्या देखते हैं? जी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो जी, समग्र उत्तर प्रदेश की जनता का हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सबसे सर्वप्रथम जी, कि जनता ने हमें सर आंखों पर बैठाया, हमें भरपूर प्यार दिया, समर्थन दिया। इसके लिए हम आभारी हैं उत्तर प्रदेश की जनता के। और उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा बदलाव या परिवर्तन करती है उस समय जबकि देश संकट में होता है। जब भी देश संकट में होता है, उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता परिवर्तन करती है, बदलाव करती है, और वो उसने करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी की स्वच्छ छवि, मैं बराबर कहता आ रहा हूं चैनलों पर कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी को ले लीजिए, एक तरफ अखिलेश जी को ले लीजिए। अखिलेश जी की बेदाग छवि है, माफिया विरोधी छवि है। अखिलेश जी की छवि को लेकर के विकास पुरुष है अखिलेश जी। अखिलेश जी ने अपने समय में बहुत विकास किए थे, जनता पछता रही थी बाद में। सच्चाई यह है कि विकासवादी छवि को देखते हुए और जो जिस तरह से आरक्षण का घोटाला हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, जिस तरह से 30 लाख नौकरियां नहीं रिक्त पड़ी हुई हैं, जिस तरह से परीक्षा लीक हुई, जिस तरह से किसानों के ऊपर बर्बरता हुई, निश्चित रूप से किसानों के ऊपर बर्बरता हुई। किसान मारे गए, पीटे गए, खदेड़े गए, कीलें ठोक दी गई, लखीमपुर में थार गाड़ी चढ़ा दी गई। तो किसानों का आक्रोश था जी, इससे हम इनकार नहीं करते। किसानों का आक्रोश था, बर्बर शासन था, इनका शासन तानाशाही पूर्ण था, इनका शासन उपेक्षापूर्ण था। उत्तर प्रदेश स्वाभिमानी प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बहुत स्वाभिमान रखता है। लेकिन तिवारी जी, ये तमाम सारे मुद्दे पड़ोस के बिहार में भी थे, मध्य प्रदेश में भी रहे, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि जो गठबंधन सहयोगी हैं उसको अखिलेश से भी सीखने की जरूरत है कि जैसा चुनाव उन्होंने उत्तर प्रदेश में समीकरण बनाया, वैसा राहुल गांधी तेजस्वी के साथ बिहार में नहीं बना पाए, उतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं, जबकि कहा गया कि चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। अखिलेश की तो कोई बात ही नहीं कर रहे थे, केवल अखिलेश यादव खुद कह रहे थे कि एग्जिट पोल आप छोड़ दीजिए, जब नतीजे आएंगे तो उत्तर प्रदेश में हम चौंका देंगे, और बाकी उन्होंने चौंका दिया। लेकिन बाकी के आपके सहयोगी ऐसा नहीं कर पाए, शायद ये जो टीस रह गई होगी कि जो फिगर आया है इंडिया ब्लॉक का। जी 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 भाई, सच्चाई है, आप सच्चाई कह रहे हैं, सच्चाई है। माननीय अखिलेश यादव जी एक राष्ट्रीय छवि के रूप में उभर करके आए हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व उनका उजागर हुआ है। आज जो राष्ट्रीय पटल पर एक बड़े नेता के रूप में है माननीय अखिलेश यादव जी, अपनी सूझबूझ से, अपने करिश्माई नेतृत्व से, अपने जो है अच्छे संगठनकर्ता के होने की वजह से आज उत्तर प्रदेश, अब मैं फिर उत्तर प्रदेश पे आऊंगा, उत्तर प्रदेश इस देश की दिशा और दशा को हमेशा निर्धारित करता रहा है।
उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री का चेहरा बनता है, सच्चाई है। और उत्तर प्रदेश जागरूक प्रदेश यानी के आप रूप में आप सामने आया है। आप यानी इनडायरेक्ट एक गठबंधन को मैसेज भी दे दिया है कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बनता है और अगर इंडिया ब्लॉक का बनता तो वो कौन होगा। तो राजेंद्र जी नहीं, आपकी मैं आऊँगा अभी, मेरा कहने का मैं आऊँगा दोबारा कहने का आपके बात है पास। कि उत्तर प्रदेश ने मैसेज दिया है देश को। नहीं, मैं देश भी को तो वही मैसेज कह रहा दिया हूँ है। कि वही मैसेज तो आप भी दे रहे हैं ना इनडायरेक्टली कि उत्तर जी, प्रदेश जी। से प्रधानमंत्री होते हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया ब्लॉक अगर जाएगा तो फिर कौन हो सकता है, ये आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। तो राजेंद्र जी बहुत अच्छा परफॉर्म कांग्रेस ने किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि जितना बेहतर समाजवादी पार्टी ने किया उतना उससे ज़्यादा आप कर सकते, तो इस क्रेडिट आप किसको देंगे? क्योंकि जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस जीत के बाद तो उसमें क्रेडिट सारा का सारा राहुल गांधी को दिया गया था, प्रियंका गांधी को। तो क्या अखिलेश का साथ मिला उसका कोई क्रेडिट नहीं है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जीत में? आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही सागर जी। संविधान और लोकतंत्र के प्रति जो भी आस्था रखते हैं, हर मजहब से ऊपर उठकर जिन्होंने बेरोजगारी, युवा, किसान, महिला, न्याय की बात की, वो सब हमारे साथ थे और हमने उनको भरपूर सम्मान दिया, उनने भी हमें भरपूर सम्मान दिया और सबने एकजुट होकर इस देश के लिए चुनाव लड़ा और उसमें सफलता पाई। हार उनकी हुई तो मैं कर रहे थे, मैं वाले सबसे बड़ी इस चुनाव की जो उपलब्धि रही वो मैं जो कर रहे थे वो मैं वाले हारे हैं और हम वाले जीते हैं। जनता ने दिखा दिया कि जो मैं वाली स्थिति थी, आज वो लोग जो है हाशिए पे आ गए हैं और उन्हें बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। जो बड़ा सीना चौड़ा करके कहते थे कि हम जो है 400 बार जाएंगे, आज को कहीं 100 बार में भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जनता ने उन्हें सबक दिया है, उन्हें सबक सीखने की जरूरत है और इंडिया गठबंधन एक मजबूती के साथ जैसे आज देश में चुनाव लड़ा, आगे भी एक साथ रहेगा और इस देश की जनता की लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखता है उसकी लड़ाई। एक राजेंद्र जी, एक लोगों की बड़ी एक दिलचस्पी जिज्ञासा भी है कि राहुल गांधी 2 जगह से लड़े, रायबरेली वायनाड दोनों जीते हैं, तो वो रायबरेली में बने रहेंगे या वायनाड में, इसको लेके बड़ी उत्सुकता है लोगों में। आप अगर इसको कुछ खुलासा कर पाए। ये मनोज जी, ये आदरणीय राहुल गांधी जी का अपना फैसला होगा कि कहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश में भी भरपूर प्यार मिला है और वायनाड में भी भरपूर प्यार मिला है और सम्मान मिला है। तो इसलिए ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार है जी, किस तरीके से कहाँ जो है रहना चाहते हैं, कहाँ की सीट छोड़ना चाहते हैं। चलिए, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए विवेक शाही। विवेक, इस हार के बाद निश्चित तौर पर एक बड़ा कलह मची हुई है। अभी हमने बात की बीजेपी के तमाम सारे नेताओं ने फिलहाल इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है, तो अब आपको लग रहा है कि एक बड़ी सर्जरी 8 या 9 जून को जब शपथ ग्रहण की तारीख बता रही है उसके बाद उत्तर प्रदेश में होना है बीजेपी संगठन में भी और सरकार में उत्तर भी? प्रदेश के संगठन में बदलाव जो है मनोज जी देखा जाएगा, क्योंकि हाईकमान ने बकायदा प्रदेश प्रभारी से जवाब तलब किया है और जवाब तलब किया जाना भी चाहिए। 2014 से लेकर अगर आप 14 और 19 की बात करें तो सीटें उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जिस तरीके से अपने सहयोगी दलों का उनका प्रदर्शन था, लेकिन वो करिश्मा जो है वो तीसरी बार उत्तर प्रदेश में दोहरा नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी। तमाम वजह थी, एंटी इनकम बेसी थी, कई जगह प्रत्याशियों को पसंद नहीं किया गया, कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर विपक्ष हावी रहा और भारतीय जनता पार्टी उस नैरेटिव को आगे नहीं ले जा पाई। जो पन्ना प्रमुख थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वोट डलवाने की, वो साफ तौर पर असफल नजर आए। बात की जाए तो राजधानी लखनऊ से राजनाथ सिंह, जो देश के पिछली सरकार के रक्षा मंत्री है, उनको 5 लाख वोट से जिताने की बात हुई थी, लेकिन 1.5 लाख से भी कम वोट से जीत पाए। तो साफ तौर पे ट्रिपल इंजन की सरकार, जहाँ प्रधानमंत्री की लीड ही 1.5 लाख रह गई है तो वो भी एक चिंता की बात ही है ना। जी बिल्कुल चिंता की बात है। बनारस में जिस तरीके से तो प्रधानमंत्री का जीतने का मार्जिन कम हुआ, वीवीआईपी सीटों पर जीतने का मार्जिन कम हुआ, तो ये भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक समीकरण फेल होने की वजह से है। तमाम ऐसी चीजें उसमें रही। तो लग रहा है कि अब प्रदेश अध्यक्ष या बड़े चेहरों पर गाज गिर सकती है या मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे लाए जा सकते हैं, सामाजिक समीकरण दुरुस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि अगला जो विधानसभा चुनाव 2027 में है। अब
जी बिल्कुल, ये जो विधानसभा चुनाव 27 का है वो अब से ही काफी रोचक हो गया है। लोग अभी से उसकी बात कर रहे हैं। बात करें तो 7 केंद्रीय मंत्री जो उत्तर प्रदेश से थे वो हार चुके हैं, जबकि 3 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। तो उनका मंत्रिमंडल में दावा जो है पुख्ता माना जा रहा है। लेकिन अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो जो सहयोगी दल हैं, जेडीयू, टीडीपी, जितने नहीं, भी मैं लोग हैं, केंद्र की नहीं, मैं प्रदेश के मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूँ विवेक। योगी सरकार के मंत्रिमंडल, क्योंकि 4 मंत्री लड़े थे, 2 हार गए, 2 जीत गए, तो जाहिर सी बात है कि वो पद खाली होंगे। तो जो प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल है, योगी मंत्रिमंडल की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, बात की जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार होना है। इसके पहले भी एक विस्तार हुआ था और एक विस्तार बाकी है। 2 पद पहले भी खाली रहे थे। इस बार जो 4 मंत्री जीते हैं, जिसमें से 2 की हार हुई है, 2 बात की जाए तो 2 जीत चुके हैं। चलिए विवेक, मैं आऊँगा आपके पास। तो नीरज जी, सर्जरी तो है, लेकिन आपको लग रहा है कि अब जो तौर तरीके थे संगठन चलाने के, सरकार चलाने के, उसमें भी कुछ बदलाव आएगा उत्तर प्रदेश में खास तौर से? बिल्कुल, जिस तरीके से 100% विवेक, मैं मुझे जो नीरज जी से बात कर रहा हूँ जी। पार्टी विवेक आऊँगा आपके पास, मैं नीरज जी से बात कर रहा था जी। नीरज क्लियर करेगी हाईकमान, क्योंकि जवाब तलब किया गया है। विवेक जी आपसे, विवेक आपसे नहीं था सवाल, विवेक नीरज मेहरा जी जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, उनसे सवाल था ये जी। नीरज देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी शर्म की बात है। और जहां तक रात की चर्चाएं जो है, रात को ही मुख्यमंत्री ने बहुत सारे प्रमुख सचिव को तलब कर लिया था अपने आवास पे, बारी बारी से कई ग्रुपों में बैठक की, मीटिंग की, और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि राजनाथ सिंह जी कैंट विधानसभा, जहां से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी आते हैं, वहां से 300 से अधिक वोटों से हारे हैं। तो निश्चित रूप से जो डिप्टी सीएम हैं, दोनों डिप्टी सीएम पे भी गाज गिर सकती है। प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाने की चर्चाएं गलियारों में हैं। और जो मिनिस्टर हार गए हैं, निश्चित रूप से उनको भी हटाने की चर्चाएं हैं। कई मंत्रियों पे भी गाज गिरेगी, खासकर ओम प्रकाश राजभर जैसे व्यक्ति जो कब भाजपा के साथ थे तो देश में किसी को नहीं छोड़ा, और उनके बेटे का बयान भी शायद भारी पड़ गया बीजेपी को। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल भारी नहीं पड़ गए। वो जो अपने आप को खुद नहीं जीत सके, वो दूसरों से क्या लोकसभा क्षेत्र में या विधानसभा में उम्मीद। आज का हम अगर विधानसभा बार देख लें, लोकसभा के जो परिणाम आए हैं, तो निश्चित रूप से आज जो परिणाम आए हैं उसमें विधानसभा के हिसाब से समाज पार्टी सरकार बना रही है। विधानसभा की अगर पर विधानसभा पर लोकसभा चुनाव में समीक्षा कर ली जाए तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी है, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से दावे कर रही थी उस समय से हिसाब से पेश नहीं कर पाई। जो मैंने एक बात पहले भी कही, चूंकि जनता ने वोट विकास के नाम पे नहीं दिया, चूंकि विकास की गंगा बही बनारस में, जहां आप देखिए 1.5 लाख वोट से भी प्रधानमंत्री जीते, जबकि अमेठी से केएल शर्मा जो है 1,60,000 से जीते। अगर विकास की बात करो, बिल्कुल राहुल गांधी की लीड बड़ी है। विकास की अगर बात करेंगे तो फैजाबाद में विकास की गंगा बही, अयोध्या में मंदिर निर्माण हुआ, बहुत सारी सौंदर्यीकरण हुआ, उसके बाद भी वहां आप चुनाव हार गए। तो जनता के मूलभूत मुद्दों पर चुनाव नहीं हुआ। जो मैंने एक बात शुरू में आपसे कही थी कि जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी का भाषण, मोदी जी का शासन और 5 किलो राशन को निश्चित रूप से नकार दिया है। जी मनोज जी। चलिए तिवारी जी, तीनों चीज नकार दी, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं नीरज जी कि विकास के मुद्दे पर वोट नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं कि जो आपके नेता अखिलेश वो विकास पुरुष है। तो क्या विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी या उसके हिसाब से नई रणनीति बनाएगी? क्योंकि वक्त बहुत है और एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश का भी कह सकते हैं कि संसद में रहेगा। जी देखिए, एक संतुलन होता है भाई, एक बैलेंस होता है। विकास तो बहुत बड़ी चीज है ही, विकास के बगैर सब कुछ अधूरा है। विकास सब कुछ है, लेकिन विकास के साथ साथ जन भावनाओं, जन आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जन भावना, जन आकांक्षाएं क्या है, उनका स्तर क्या है, उनको क्या चीज चाहिए, उनको कैसे सम्मान देना चाहिए। सबसे बड़ा चीज है स्वाभिमान। मैं जब बात कर रहा था, बात मेरी अधूरी रह गई थी। उत्तर प्रदेश एक स्वाभिमानी प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान पर अगर आंच आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश किसी को नहीं बख्शेगा, चाहे कोई भी हो। और उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान पर आंच आ रही थी। जिस तरह से मोदी जी के बयान आ रहे थे, जिस तरह से मोदी जी हल्के में ले रहे थे प्रदेशवासियों को, जिस तरह से राशन देने पर भी जो है बराबर कह रहे थे कि राशन दे रहा हूं, वोट दे दो। इन सब चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने पे ले लिया, अपने स्वाभिमान पे ले लिया। मोदी जी की भाषण को पसंद नहीं किया, मोदी जी के निम्न स्तरीय भाषण को पसंद नहीं किया। जिस तरह से मोदी जी कह रहे थे राम मंदिर गिरा दिया जाएगा, किसकी मजाल राम मंदिर गिरा देगा? उत्तर प्रदेश वासियों ने क्या हल्के हैं क्या? उत्तर प्रदेश के वासी
या देशवासी या इस देश का सनातन संस्कृति? देश में सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, सभी लोग एकता से रखते हैं, सद्भावना से रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का पूरा देश सम्मान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राम मंदिर बना है, किसकी मजाल है उसको छू देगा? इस तरह के भाषण देंगे मोदी जी? इन भाषणों की चर्चा हुई है, इन भाषणों पे मजाक उड़ाया गया है मोदी जी का, और मोदी जी हल्के साबित हो गए हैं। मोदी जी ने अपने पेट में स्वयं ही खंजर मारा है, और मोदी जी इसलिए हारे हैं। मोदी जी की गिरावट, मोदी जी की भाषण में गिरावट, जब मोदी जी ने मंगलसूत्र की बात कही, कौन मंगलसूत्र छीन लेगा? मोदी जी जवाब दें। मामला तो मंगलसूत्र से मुजरा तक आ गया था, लेकिन राजेंद्र जी, हाँ, इन्हीं बातों पर भाजपा हारी है बुरी तरह। राहुल गांधी जी ने 5 गारंटी 25 न्याय योजना की बात की थी, और जिसमें एक ये भी था कि सालाना, तिवारी जी मैं राजेंद्र जी से सवाल ले रहा था, और जिसमें ये भी था कि महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। और कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं अब कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है वहाँ पर महिलाओं की लाइन लग गई, वो 1 लाख रुपए लेने पहुँच गई हैं। इस भीड़ से कैसे निपटेंगे आप? ये तो आप समझ सकते हैं ये कौन करा रहा होगा। तो इंडिया को घमंडिया गा रहा था, और देश ने दिखा दिया कि घमंडिया कौन है। घमंडिया मोदी जी हैं, जिनको घमंड हो गया था। और ये अब लोग ये फिर वो चुनाव बाद भी उल्टी हरकतें करा रहे हैं। नहीं, मैं तो वो जो लाइन लग रही है महिलाओं की 1 लाख रुपए वाली, हमारी में सरकार आती है तो बेरोजगारों के लिए 1 लाख रुपया, महिलाओं के लिए 1 लाख रुपया। इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, ये कौन करा रहा है ये सब जानते हैं। और जिन्होंने बुलडोजर और घमंडिया और मंगलसूत्र, भैंस, मटन, गुजरे तक पहुंच गए, वो आज अपनी औकात समझ चुके हैं। वो जान चुके हैं कि इस देश की जनता अब समझदार हो गई है। वो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ने वाली नहीं है, वोट करने वाली नहीं है। वो जो इस देश का विकास करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो लोकतंत्र की बात करेगा, वो ही देश पे राज करेगा। उन्होंने दिखा दिया कि अभी तो तुम्हें बैसाखी लगाई है, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें व्हील चेयर पे बैठा देंगे, तुम इस लायक भी नहीं रहोगे कि चल पाओ। तो ये घमंडिया और जो मोदी जी गा रहे थे, उनका जो है घमंड आज इस देश की जनता ने तोड़ दिया है। और जो बुलडोजर बाबा एक पैदा हुए थे, उनको भी बता दिया कि आप अपना बुलडोजर अपने पास रखिए, समझे। हमें मंदिर तो चाहिए, लेकिन ऐसा मंदिर नहीं चाहिए जो हमें उजाड़ के ही। आप देखिए अयोध्या में किस तरीके से जो है। राजेंद्र जी, वक्त की पाबंदी है। राजेंद्र जी, इस चर्चा को वहीं विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपका, तिवारी जी आपका, नीरज जी आपका, विवेक आपका भी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी हार बीजेपी की हुई है। समीक्षा की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, मंत्रियों के पर कतरे जाएंगे, लेकिन क्या जो उसका कोर कार्यकर्ता है जो नाराज़ हो गया था, और माना ही जाता है हमेशा कि बीजेपी को केवल बीजेपी हरा सकती और कोई नहीं हरा सकती, तो क्या इस बात की भी समीक्षा की जाएगी कि जो कोर वोटर है वो क्यों घर से नहीं निकला, क्यों उसने वोटरों को घर से नहीं निकाला, और जो हिंदुत्व का एक अम्ब्रेला बीजेपी ने बनाया था उसमें जाति के छेद कहाँ से आ गए। सत्ता के महासंग्राम में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।